हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। ये टॉपिक आपके सिलेबस में है कॉलम एंड स्टड। तो कॉलम एंड स्टड के बारे में अगर हम बात करें तो कॉलम का कंसेप्ट जो है, कॉलम है, स्पेंचॉन है, तो ये कंप्रेशन मेंबर है और जिसमें कि संपीड़न भार वहन करने के लिए इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। तो चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से आप बिल्डिंग के पार्ट में देखें तो वहाँ पर आपको कॉलम मिलेगा जिस पर कि बीम वगैरह का बीम सपोर्ट करती है और कॉलम फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और लोड को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर जो मेंबर हमारे स्टील के डिफरेंट टाइप के मेंबर्स हैं, ट्रसेस हैं, वहाँ पर भी आपके कॉलम है या क्रेन है तो उसमें कुछ पार्ट है, उसमें भी कंप्रेशन का, जिसको बूम कहते हैं। तो इस तरह से कॉलम में कंप्रेशन मेंबर में स्ट्रट जो है ट्रस में काम आता है और जनरली वर्टिकल मेंबर जो है जिसमें कि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है वो हमारे कॉलम की तरह से बिहेव करते हैं। तो कॉलम जो हम यूज करेंगे उसमें से उनकी प्रभावी लंबाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे हम ये वैल्यू को यूज कर पाए। बोथ एंड्स आर फिक्स्ड L/2, one end fixed, another free 2L, one fixed, other hinge L/√2, both hinge L effective is 20L। तो ये हमारे इंड कंडीशन के हिसाब से कॉलम की इफेक्टिव प्रभावी लंबाई हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कॉलम में शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम दो का कंसेप्ट आता है। शॉर्ट कॉलम जनरली जैसे आरसीसी केस में हम लोग जनरली यूज करते थे, तो वहाँ पर स्लेंडरनेस रेशियो के हिसाब से हम लोग या लेटरल डायमेंशंस के हिसाब से L/B लेस देन 3 करके करते थे, तो वो शॉर्ट कॉलम आता था और 3 से अधिक होता था तो लॉन्ग कॉलम की कैटेगरी में डालते थे। यहाँ पर एक कंसेप्ट है आपका I, दैट इज मिनिमम रेडियस ऑफ I इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्रॉस सेक्शन इनटू r² के बराबर होता है। R क्या है? मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ये मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन एक RXX, RYY, RZZ 3 तरह की होती हैं, जिनमें से IX, IY, IZ, तो इनमें से जो मिनिमम होगा उसके लिए आप मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन √I/A से निकालेंगे। अगर तो L/R जो है एक इसका टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम स्लेंडरनेस रेशियो या तन्यता अनुपात के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो कॉलम है स्टील वगैरह के या हम सर्कुलर या कास्ट आयरन वगैरह के यूज कर रहे हैं, वहाँ पर L/R इज लेस देन 32, तो शॉर्ट कॉलम डिफाइन कर दिया। 32 से 180 20, तो हमारी किताबों में बीटी में ये आपको मीडियम और L/R इज इक्वल टू ग्रेटर देन 180, तो लॉन्ग कॉलम के रूप में काम आता है। अब सवाल होता है कि इनका जो क्रशिंग वैल्यू है या फेलोर वैल्यू है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए जैसे फेलोर शॉर्ट कॉलम के लिए बोलते हैं क्रशिंग, दैट इज P/A, कि इसका लंबाई कम होने की वजह से ये संपीड़न माने क्रश होकर के फेल होता है। इसमें किसी तरह का डिफ्लेक्शन या बहकाव नहीं होता है, ये केवल अपनी क्रशिंग, क्योंकि इनकी हाइट बहुत कम है इसलिए ये P/A जो क्रशिंग लोड है उससे ही फेल होता है। अब सवाल होता है कि जैसे आपका लॉन्ग कॉलम है तो लॉन्ग कॉलम कैसे फेल होगा। तो लॉन्ग कॉलम के लिए फेल की स्टडी करने के लिए यूलर्स ने 1707 में करीब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया, दैट इज PCR इक्वल टू π²E/EI/L²। ये जो फार्मूला निकाला गया है वो जनरली इस बात पर निकाला गया है कि जैसे अगर आप 1 मिनट के लिए इसको मिटाएं हम, उन्होंने ऐसा किया है कि जैसे आप सपोज करिए कि आपका ये कॉलम है, तो वहां पर लॉन्ग कॉलम का कंसेप्ट लिया है और इस कॉलम का जो वेरिएशन हो रहा है, सपोज करिए इस तरह से कोई वैल्यू हो रहा है,
तो ये डिस्टेंस आपका y हो गया और ये डिस्टेंस x पर आपका x है, x है। तो x डिस्टेंस पे जैसे आप फार्मूले के साथ लेगा dy/dx² इक्वल्स टू हाउ मच, इफ द फोर्स इज, सपोज दिस इज ए फोर्स P, दिस इज फोर्स P कमिंग, तो यहां से ये फोर्स जो है इस पॉइंट से ये वहां y पे आ रहा है, तो माइनस, तो mx और माइनस p इंटू वाई, इस तरह से या आप कह सकते हैं कि dy/dx² प्लस p इंटू वाई इक्वल टू mx हो गया। इस तरह से mx मान लीजिए कि x डायरेक्शन में जो मोमेंट आपका है, तो एक्सियल में जो भी इसेंट्रिसिटी होगी उसके हिसाब से इस फार्मूले के माध्यम से उन्होंने कंडीशंस, जैसे इस सिरे अगर जीरो है, डिफ्लेक्शन जीरो है, स्लोप जीरो है, तो इस फार्मूलों को इवैल्यूएट करके इस फार्मूले का इजाद किया है। क्योंकि आपके डिप्लोमा इस स्तर पे नहीं है, नहीं तो इसको हम लोग डिराइव करके भी निकाल सकते हैं कि किस तरह से इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये जनरली स्लेंडरनेस मींस कॉलम के सिलेंडर पार्ट के लिए, मींस जो बकलिंग में केवल फेल हो रहा है उनके लिए फार्मूला इजाद किया है उन्होंने। तो उन्होंने कंडीशन लगाई, कॉलम इज स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म इन क्रॉस सेक्शन, फोर्स ट्रेवल एक्सियली, मैंने लोड आ रहा है, नो फ्रिक्शन एड्स, ट्विन है या कुछ है तो उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो कॉलम फेल्स ड्यू टू बकलिंग, बकल की वजह से फेल हो रहा है। द सेल्फ वेट ऑफ कॉलम इज नेग्लिजिबल, करीब उसको भी नहीं माना है। द मेंबर इज होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, इलास्टिक एंड फॉलोज हुक्स लॉ। तो ये सारी कंडीशन के हिसाब से अगर कोई बिहेव करेगा व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली, तो ये फार्मूला हमारा इजाद होगा या इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है, इस फार्मूले में जैसे पाई स्क्वायर EI/L² है, तो यहाँ पर I की वैल्यू अगर हम रखें तो I बराबर क्या होगा, I/A=AR, I बराबर AR², ये R² रख देंगे तो ये फार्मूले में पाई² EA/L/R² आ जाएगा, ये अपन L/R² मान लिया आ गया। तो यहाँ पर आप देखोगे PCR/A करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, CR कर सकते हैं कि पर यूनिट लेंथ में या क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना स्ट्रेस, उसमें सिग्मा की वैल्यू कितनी आ पा रही है। तो ये होगा, ये इस पर निर्भर करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L/R, स्लेंडरनेस रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर स्लेंडरनेस रेशियो आपका बढ़ता है, L/R इज इंक्रीजिंग, तो ये जो है डिक्रीज कर रहा है, इस तरह से L/R, तो या दिस इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज डिक्रीजिंग, इस तरह से। तो इसका मतलब स्ट्रेस पर बहुत कम का होगा L/R, तो या E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होगा। तो इससे ग्राफ का चार्ट बनाया जा सकता है और इसकी मदद से यूरल फार्मूला को हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले का जो यूज है हमारा, वो लॉन्ग कॉलम या सिलेंडर का है, जिसमें कंसेप्ट केवल ये है कि आपका जो कॉलम है वो केवल बकलिंग की वजह से फेल हो रहा है, वहां पर हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो ये फार्मूला जो हमारा यूज हो रहा है, ये फॉर दी बकलिंग ओनली, दिस इज फॉर दी बकलिंग ओनली। तो लॉन्ग कॉलम के लिए या सिलेंडर कॉलम के लिए हम यूलर फार्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब ये आप समझ लो कि अगर हम यहाँ पर ये यूलर फार्मूला को यूज करेंगे तो दैट इज फॉर दी सिलेंडर कॉलम। अब सवाल उठता है कि अगर आपके कॉलम सिलेंडर होंगे तब हम तो इसको यूज कर लेंगे, लेकिन अगर मीडियम टाइप में आ गया, शॉर्ट कॉलम या लॉन्ग कॉलम होगा, तो हम कौन से फार्मूले को यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल हम रैंकिन फार्मूले पर कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यूलर फार्मूला पर डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल लगाएंगे, उसके बाद फिर हम जिसमें जो कि सब तरह से एक्सेप्टेबल है रैंकिंग फार्मूला, जिसमें दोनों को मिक्स करके हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, तो उस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो यूलर फार्मूला पर कुछ एग्जांपल लेके हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ तक ही हम सीमित करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।